जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने जो 68 बीपीएससी के लिए विजय बैच का अनाउंसमेंट किया था उसका यह पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं आपके लिए पॉलिटी का लेकर आया हूं और आगामी मंडे से आपको सारा लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हिस्ट्री हो या करंट अफेयर हो या पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर आपको दिखेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें और वीडियोस को देखें और नोट्स बनाएं। आज जो पॉलिटी का हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक से मैंने स्टार्ट करने का सोचा और एग्जाम में जिससे क्वेश्चन भी आता हो। तो पहला जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्रियम्बल। और प्रियम्बल को हम इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि बीपीएससी तो इससे आपका क्लियर होगा ही, अगर यूपीएससी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि उसके भी क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रियम्बल को। आप एक झलक यहाँ पे देख ले, नोट कर ले। मैं पिक्चर भी लगा दूंगा आपको जहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको जो समझाऊंगा वो बाइलिंगुअल समझाऊंगा। वर्ड्स इंग्लिश के हैं उसे मैं हिंदी में भी बोल दूंगा और हिंदी में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, एक फैक्ट है, एक आपके लिए ट्रिक है कि एग्जाम में जहां भी आपको अगर हिंदी के क्वेश्चन में कहीं डाउट नजर आए, आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप उसका इंग्लिश का वर्ड जरूर देखें। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब ये अनुवाद करते हैं ना, इंग्लिश में क्वेश्चन पहले छपता है और उसको अनुवाद करते हैं हिंदी में, तो फिर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो फाइनली जो आंसर माना जाता है सही, वो इंग्लिश वाले जो कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है उसको मानते हैं। तो इसलिए आप चेक कर ले एक बार, जहां भी आप अटके, मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो, तो इंग्लिश वाला वर्ड जरूर देखें। और थोड़ा कंपेरेटिवली इकोनॉमी में, पॉलिटी में ये इंग्लिश वाले वर्ड जो होते हैं वो थोड़ा इजी भी होते हैं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा फैक्ट था जिसको आप दिमाग में रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रियम्बल है क्या? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रियम्बल है क्या? तो प्रियम्बल जो है एक समरी है। जैसे एक कोई किताब होता है ना, तो उसका सबसे पहले आगे में प्रीफेस लिखा हुआ रहता है कि इस बुक में फलाना चीजें रखी गई हैं, ये होगा। या फिर स्कूल टाइम में जब आप रहते थे तो एक पूरा पोएट्री रहता था, लंबा सा, ये कहानी रहता था लंबा सा, उसका एक छोटा सा आप लोग जिस्ट या समरी तैयार करते थे ना कि इसका समरी लिखिए 10-20 लाइन की और एक बहुत लंबी सी कहानी की। उसी तरह हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देखेंगे कितना मोटा है, बल्कि है, और उसमें क्या उसका आइडियल्स हैं, मतलब उस संविधान के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, क्या सोच है, इसको प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में दिया गया है। यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे, जैसे भीमराव अंबेडकर और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो कैसा संविधान चाहते थे और संविधान का जिस्ट क्या है, समरी क्या है, वो प्रियम्बल में। इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्रियम्बल जो है ना, हमारे संविधान का एक तरह से आईना है। आप ऊपर से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अंदर संविधान में है क्या, हमारा देश कैसा है, हमारा देश में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, किस तरह का सेक्युलरिज्म है, सारी बातें आपको प्रियम्बल से आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये आपका प्रियम्बल है, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का एक समरी, एक जिस्ट उसका प्रियम्बल में लिखा गया। अब दूसरी बात है कि आप जो एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं कि प्रियम्बल का सोर्सेस, कि कहां से स्रोत लिया गया प्रियम्बल लिखने में, ये जो प्रियम्बल लिखा गया है और वो कब जो है आपका लिखा गया, कब अडॉप्ट किया गया, क्या संविधान सभा मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख ली, संविधान लिख ली, उसके बाद लिया गया या पहले। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे संविधान खोलेंगे आप तो पहले पन्ने पे ही आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा, आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगा। तो क्या यह सबसे पहले लिखा गया, ये सब बातें हम देखते हैं। तो प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, ये सबसे पहले नहीं लिखा गया। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये सारे संविधान को लिखने के बाद सबसे लास्ट में लिखा गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपको बिना कहानी पता हुए पहले ही उसका आप समरी लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। पहले आप पूरा कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर बात क्या है, उसके बाद उसका समरी लिखेंगे। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख लिया गया, फिर उसका जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावार्थ है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स है, उसके अनुसार हमारा प्रियम्बल लिखा गया। लेकिन हमारे देश का जो संविधान में प्रियम्बल लिखा गया, ये पहला ऐसा संविधान नहीं था जिसमें प्रियम्बल था। सबसे पहले जो प्रियम्बल लिखा गया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो संविधान
संविधान था उसमें प्रियम्बल लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिखने का जो आया वो अमेरिका से। अब क्वेश्चन के बारीकियों को आप समझिएगा। यहां अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि प्रियम्बल का आइडिया कहां से मिला, यानी कहां से हमको प्रियम्बल लिखने का आइडिया मिला, तो ये हम लिखेंगे, इसका आंसर होगा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई थी, तो जाहिर सी बात है कि वहीं से आइडिया ये हमको मिला कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और अच्छी बातें लेने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या हमने अमेरिका का हूबहू जो वहां का प्रियम्बल था, वहां का जो संविधान में प्रस्तावना था, उसको उतार लिया? नहीं, हमने ऐसा कॉपी नहीं किया। बस हमने आइडिया वहां से लिया कि हमें भी एक प्रस्तावना लिखना चाहिए हमारे संविधान के लिए, लेकिन उसकी बातें हमने खुद से लिखी है। और वो बातें कहां कहां से ली गई है, सोर्स? तो वो सोर्स जो है आपका, सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझेंगे कि आइडिया कहां से लिया गया, ये ध्यान रखेंगे आप अमेरिका से। अब सोर्स, सबसे पहला जो है इसका जो प्रियम्बल लिखा गया है, मेनली जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया प्रियम्बल में, जो जो बातें लिखी गई हैं, उसका ओवरऑल एक होता है ना ब्लूप्रिंट, जैसे घर बनाते हैं तो एक नक्शा होता है ना, उसके बाद आप उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो नक्शे में हूबहू तो एकदम घर बन के तैयार नहीं रहता है, बल्कि उसका एक रफ डायग्राम होता है। तो उसी तरह इसका जो रफ डायग्राम था, यानी इसका ब्लूप्रिंट था, वो लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था। ये सब बातें आप एग्जाम में के लिए एकदम बिल्कुल याद रखें कि अगर पूछ दे कि प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट कहां से लिया गया, किस डॉक्यूमेंट पे आधारित था, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली थी, तो उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसी के आधार पर प्रस्तावना तैयार किया गया है। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा ले, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जब आप देखेंगे ना, तो इसी लैंग्वेज में रहता है, तो आपको ध्यान में आएगा। अच्छा सर ऐसे बोल रहे थे, सेम वैसा ही आ गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में कुछ बातें हैं जो कि अलग अलग जगहों से ली गई है। जैसे कि आप देखेंगे प्रियम्बल में जस्टिस लिखा हुआ है, जस्टिस वर्ड। जस्टिस कैसा जस्टिस? सोशल और पॉलिटिकल। तो ये जो जस्टिस है, न्याय है, ये सब जो है रशियन रेवोल्यूशन, रसिया का जो रूस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से ये वर्ड उठाया गया। वहां पे जब रूसी क्रांति चल रही थी, तो इस वर्ड को, जैसे न्याय, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत चल रही थी, तो वहां से ये आइडिया लिया गया, यानी रशियन रेवोल्यूशन से। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जस्टिस वर्ड जो है ये रशियन रेवोल्यूशन से लिखा गया। जैसे जैसे मैं याद करवाता चल रहा हूं, आप याद करते चलिए। जस्टिस वर्ड जो है रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। जस्टिस कैसा? सोशल और पॉलिटिकल। उसके बाद जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन वर्ड जो है, यानी लिबर्टी यानी आपका स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, बंधुत्ववाद, ये तीनों वर्ड जो है ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो थी उससे ये आइडिया लिया गया है। सबसे पहले आप जानते हैं इक्वालिटी की बात और आपका लिबर्टी की बात, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसमें ये सारी बातें बहुत ज्यादा चल रही थी, तो वहां से ये वर्ड आपका, ये आइडियल्स वहां से लिए गए हैं। ये आप बिठा लीजिए। सबसे 4 बातें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कि प्रियम्बल का जो है आइडिया कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा है कि किस डॉक्यूमेंट या किसका ब्लूप्रिंट है ये, तो प्रियम्बल जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उससे ये लिया गया है, उससे तैयार किया गया है। अब कुछ वर्ड्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये जो है रशियन रेवोल्यूशन यानी रूसी क्रांति से ली गई है, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। तो ये 4 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद संविधान में जो है देखते हैं आप, संशोधन होते रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट होते रहता है, तो हमारा प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था। ये एक अलग प्रश्न है कि क्या संविधान में जैसे अमेंडमेंट होता है उस तरह से प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, जिससे ये आंसर तो आपको मिल गया होगा कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन इससे रिगार्डिंग कुछ केसेस हैं, शुरू से ही ऐसा नहीं था, कुछ केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये निर्णय निकल के आया। तो लेकिन अभी मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, वो है 42nd अमेंडमेंट।
42वां संशोधन जो था 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में जो था अमेंडमेंट हुआ और उससे 3 शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में के इस प्रियम्बल में प्रस्तावना में जोड़े गए। तो एक पहला तो प्रश्न ये हो गया कि क्या आपका प्रियम्बल में प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? तो जी हाँ हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और इससे 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए और उसमें पहला शब्द जो था आपका था सोशलिस्ट। पहला शब्द जो था, ये जो आप यहां देख रहे हैं सोशलिस्ट शब्द, ये जोड़ा गया। दूसरा शब्द जो था आपका वो था सेक्युलर। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द जो था आपका वो सेक्युलर जोड़ा गया। आप देखेंगे जैसे कि यहां पे आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिल जाएगा सेक्युलर वर्ड। और वहीं पे तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो था इंटीग्रिटी। तीसरा शब्द यहां आप देखें इंटीग्रिटी जो था ये जोड़ा गया और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, यहां तक कि यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 3 शब्द जो 42वां संशोधन से जोड़ा गया था वह था सोशलिस्ट, सेक्युलर और आपका इंटीग्रिटी। 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहला था आपका समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये 3 शब्द आपके संविधान में यानी प्रियम्बल में आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 से। तो ये सारी बातें होगी। अब हम देखेंगे कि प्रियम्बल जो है, ये आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो ये प्रियम्बल से पढ़ के क्या समझ में आता है। तो 4 बेसिक चीजें समझ में आती है हमारे, और उसमें पहला जो है आपका, यहां से मैं कुछ मिटा रहा हूं, 4 बातें आपको समझ में आती है। सबसे पहला तो बात है जो वो है कि इसका प्रस्तावना का जो है में ये पता चलता है हमको कि संविधान को जो है अपना शक्ति यानी पावर या अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहां से प्राप्त मिलता है, यानी कि पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसको शक्ति कहां से मिलती है कि जिसने लिखा, जैसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा और ड्राफ्टिंग कमेटी के और मेंबर्स ने लिखा, तो क्या उन्होंने ये शक्ति दी संविधान को? नहीं। ये संविधान को जो शक्ति प्रदान करती है वो पहला लाइन आप जब देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ यानी कि जितने भी भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, पहला लाइन यही है। तो इनसे यानी कि पीपल ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो लोग हैं, हम आप जितने भी लोग हैं, ये पूरी जनसंख्या से संविधान को अपनी अथॉरिटी, अपनी शक्ति, ये सारा शक्ति मिलता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सारे नागरिकों से संविधान को इसकी शक्ति मिलती है। तो पहला तो ये बात क्लियर होता है जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। दूसरा चीज क्या क्लियर होता है आपका? दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव क्लियर, कि ये जो हमारा संविधान है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये संविधान लिखा गया है, क्या है इसके अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपना देश कैसा बनाना है, जहां पे आपको जस्टिस मिले, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, वहीं पे लिबर्टी होना चाहिए, यानी कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने थॉट्स की, अपने सोच, जो सोचते हैं उसको बयां करने की, एक्सप्रेशन करने की। वहीं पे जो भी वो मानना चाहते हैं, जिस भी धर्म में मानना चाहते हैं, वो बिलीव करने की उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और जिस तरह से पूजा करने हैं, जिस तरह से वर्शिप करना चाहते हैं, उस तरह से कर सके, इन सब की स्वतंत्रता मिलती है हमारे संविधान के अनुसार। और वो है ऑब्जेक्टिव हमारे संविधान का, जो हम की प्रस्तावना में देखते हैं। इसके अलावा हमें इक्वालिटी देश में होनी चाहिए। संविधान जो है उसमें इक्वालिटी की बात होती है। कैसा इक्वालिटी? तो लोगों के इनकम में इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए, ये सारी इक्वालिटी होनी चाहिए। और वहीं पे हमारे फ्रेटर्निटी होनी चाहिए हमारे देश में। जैसे ऐसे कोई भी रूल नहीं बनाने चाहिए, बनेगा मतलब हमारे संविधान के अनुसार, जिससे कि देश में लोगों के बीच में मतभेद हो, लोगों के बीच में झगड़े फसाद हो, हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी बनी रहे, वैसे सारे रूल्स बनेंगे और लोगों का भी ये दायित्व है कि इसको निभाए। तो ये है ऑब्जेक्टिव। और तीसरा चीज जो पता चलता है,
तीसरा चीज जो हमारे प्रियम्बल से, हमारे प्रस्तावना से पता चलता है वो है कि हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, इंडिया एज ए स्टेट, इंडिया जो एक राज्य किस प्रकार का राज्य है, तो इससे हमको पता चलता है। देखिए यहाँ पे कि इंडिया इंटू अ सॉवरेन, यानी कि कैसा देश होगा, प्रभु, यानी इसके ऊपर किसी का भी कोई बस नहीं है। मतलब इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई अमेरिका वाला नहीं कहेगा हमें कि आप एक मिसाइल तैयार कीजिए या नहीं करिए, या हमें कोई ब्रिटेन वाला अभी दबाव देके नहीं कर सकता है कि आप अपने देश में जीएसटी लागू कीजिए। जो भी करना होगा हम अपनी मर्जी से करेंगे। भारत एक देश अपनी मर्जी से सारे फैसले खुद के ले सकता है, इसका मतलब है सोवरेन का मतलब। तो भारत एक कैसा देश है, सोवरेन। उसके अलावा कैसा है, तो सोशलिस्ट, यानी समाजवादी देश है। यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि इनकम का इक्वालिटी करने की बात की गई है। और सरकार के हाथ में सारे पावर्स नहीं है, बल्कि कुछ मार्केट ओरिएंटेड भी है, यानी लोगों के पास भी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और कुछ सरकारी कंपनीज भी होती हैं, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहीं पे हम देखेंगे कि इंडिया एज ए स्टेट कैसा है, तो डेमोक्रेटिक है, यानी प्रजातांत्रिक है, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा सरकार चुन के जाती है। ऐसा नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो प्रधानमंत्री है उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि लोग चुनते हैं, वो सरकार चलाते हैं। तो यानी डेमोक्रेटिक देश होगा। उसके बाद रिपब्लिक होगा, यानी कि गणतंत्र होगा, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी राज्य का सर्वोपरि जो होगा वो, यानी राष्ट्रपति हमारे देश में, वो एक जन्म लेने वाला, जैसे कि राजा का बेटा राजा होता है उस तरह से नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें भी चुना जाएगा। जो सबसे हेड है, यानी राष्ट्रपति जो है वो चुन के जाएंगे। वो हेरेडिटरी नहीं होगा, यानी वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि कोई भी बन सकता है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, गरीब घराने से हैं, फिर भी वो हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी कोई भी बन सकता है, इसमें हेरिडिटी की बात नहीं है। और हमारा 3 शब्द जो और जोड़े गए थे, यानी कि सेक्युलर है हमारा। इसके अलावा हमारा देश जो है वो सेक्युलर है, यानी कि हमारा देश जो है वो आपका धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी एक धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा या किसी एक धर्म पे थोपा नहीं जाएगा। यहाँ लिखने में मुझे लगता है कुछ वर्ड्स छूट गए, मैं लगा दूंगा पिक्चर्स, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो सेक्युलर है हमारा देश, यानी धर्मनिरपेक्ष है। तो ये सारी बातें हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2020 वाले शायद यूपीएससी का जो प्रीलिम्स था उसमें, कि इंडिया एज स्टेट कैसा है, तो आप ध्यान रखेंगे 5 वर्ड, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है और आपका सेक्युलर है। एक वर्ड आपका छूट गया है, सेक्युलर। हमारा इंडिया एज स्टेट कहते हैं। तो इसमें से कोई भी वर्ड अगर उसने ना लिखा हुआ हो या कुछ अलग से लिखा हुआ है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। अगर बोलता है कि इनमें से कौन नहीं है तो, और बोलेगा इनमें से कौन कौन सा है, तो 5 वर्ड आपको देखना है कि है। तो ये सारी बातें थी। और चौथा बात जो है हमारा पता चलता है संविधान से, वो है कि किस दिन संविधान को, प्रियम्बल से हमारा, कि किस दिन संविधान को हम लोगों ने घोषित किया है, अपना इनेक्ट किया है। तो ये है 26 नवंबर 1949। ये डेट आप याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो तैयार किया गया, मतलब हमने अडॉप्ट किया उसे, और उसी दिन प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 26 नवंबर 1949। अब इसमें मेन ये जो वनडे एग्जाम होता है, इसके सारे क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। एक तो संविधान संशोधन वाला कि किससे हुआ, 42वां, सोर्सेस क्या क्या थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिया ये स्टेट कैसा है। लेकिन जो यूपीएससी या एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें कुछ और समझना चाहिए, जैसे कि इनमें जो जो वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, इन सब का क्या मतलब है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब शब्दों का क्या मतलब है वो हमें देखना है। उससे पहले मैं एक बता दूं बात कि बहुत ज्यादा बार जब पहले हमारा प्रियम्बल तैयार हुआ था तो केसेस चले थे कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं, कि क्या ये संविधान का पार्ट है या नहीं। तो उसको लेके सबसे पहले जो केस था, बेरूबारी केस था। आप केस का नाम भी नोट कर लेंगे, बेरूबारी केस 1960 में जो था, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो था, संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि बेरूबारी केस में ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये सारी बातें कही थी कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये जब भी कोई रूल बनाना चाहिए तो इसे देखना चाहिए, प्रियम्बल से आइडिया लेना चाहिए। कहीं भी एम्बिग्विटी हो, यानी किसी लॉ को, किसी अनुच्छेद को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं, प्रियम्बल को देख सकते हैं कि उसमें क्या है। क्योंकि ये जो है ना, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो सपनों का भारत कहते हैं ना, उसका ये एक पत्र है। उसका समझ लीजिए कि सपनों का भारत कैसा हो, उसके अनुसार ये प्रियम्बल है। तो जब भी किसी भी आर्टिकल को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको रेफर करना चाहिए। लेकिन क्या ये संविधान का पार्ट है? तो बेरूबारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये पार्ट नहीं है, हमको इनसे आइडियल्स लेना चाहिए, इनको लॉ बनाते टाइम इसको देखना चाहिए, लेकिन ये एक पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस केस था केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट को बदला, बेरूबारी यूनियन वाले केस को के वर्डिक्ट को, और बोला कि प्रियम्बल जो है संविधान का एक पार्ट है। इसका जो है संविधान का पार्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये आप ध्यान रखेंगे कि किसमें कहा गया, तो केशवानंद भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्योंकि उसमें जो बातें चल रही थी कि क्या संविधान के प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, यानी क्योंकि जो इसके लॉयर्स थे उनका कहना था कि चूंकि ये बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का जो है पार्ट नहीं है, तो आर्टिकल 368 के तहत इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस 368 में क्या कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान का जब पार्ट ही नहीं है प्रियम्बल, तो इसमें तो संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती में इसको क्लियर करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान का एक पार्ट है, यानी कि अब इसमें संविधान संशोधन हो सकता था। तो आपने देखा कि 42वां अमेंडमेंट के थ्रू जो है 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, इस प्रियम्बल में भी संशोधन किया गया, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। एक और क्वेश्चन में यहीं पे मेरे दिमाग में आ रहा है, वो बता रहा हूं, छात्रों के दिमाग में आ सकता है कि ये जो सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड, ये सारी इंटीग्रिटी जोड़ी गई 3 शब्द, तो क्या ये इससे पहले हमारा देश सेक्युलर नहीं था क्या? 1976 से पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, या समाजवादी नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था? तो ऐसा नहीं है, ये लिखे नहीं गए थे ये वर्ड संविधान में, लेकिन हमारा जो देश है वो सेक्युलर था। जैसे कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम लोग देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में क्या कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह से उस धर्म को प्रोफेस करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में था, लेकिन ये वर्ड सेक्युलर नहीं लिखा गया था, लेकिन ये था कि राज्य, ये सारी बातें 25 से 28 तक जब आप देखते हैं तो ये सारी सेक्युलर वाली बात आपको समझ में आ जाती है कि वो था हमारे संविधान में। उसी तरह जो सोशलिस्ट वाला वर्ड है, लिखा नहीं गया था सोशलिस्ट, लेकिन जब आप डीपीएसपी देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे जैसे आर्टिकल्स हैं जिससे आपको समझ में आता है कि हमारा जो है देश है वो सोशलिस्ट है। तो ये सारी चीजें संविधान में थी पहले से, लेकिन वर्ड में नहीं लिखा हुआ था, एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा गया था, वो वर्ड जोड़ दिया गया 42वां संशोधन से। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि केशवानंद भारती में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बताया गया आपको। उसके बाद LIC केस हुआ था 1995 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बात को कहा कि ये जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है उसका अभिन्न अंग है। तो अभी का जो स्टेटस है वो क्या है कि हमारा प्रियम्बल जो है वो संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, हमारा संविधान का भाग है। लेकिन 2 बातें ध्यान में यहां पे आपको रखनी है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि
अगर इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं प्रियम्बल में, उस अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ये हमारे प्रियम्बल में फलाना चीज लिखा हो गया है और ये तो हो ही नहीं कर रहा है, सरकार कर ही नहीं रही है। इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती है सरकार को। यानी कि ये आइडियल्स लेना है हम लोगों को, सरकार को लॉ बनाते टाइम, लेकिन ये जस्टिसएबल नहीं है। यानी कि इसको अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लॉ बनाते टाइम इसको ध्यान में रखना है, लेकिन इसमें जो भी बातें लिखी गई है वो एज ए लॉ आप नहीं ले सकते, यानी कि एज ए कानून आप नहीं ले सकते कि इसमें जो भी लिखा हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, मान लीजिए, तो ऐसा तो नहीं है अभी समाज में कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो आप कह नहीं सकते कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि स्टेटस का इक्वालिटी होना चाहिए तो मुकेश अंबानी का सारा पैसा छीन के हमको दे दो, बांट दो सब में, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये सारी इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो एज ए आइडियल लेना है, लेकिन उसको एज ए लॉ आप नहीं ट्रीट कर सकते। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है उसका मीनिंग आपको मैं समझा देना चाहता हूं, आप अच्छे से दिमाग में इंग्राइब कर ले। जैसे कि सॉवरेन वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, संप्रभु, हिंदी में इसका मतलब होता है संप्रभु। तो संप्रभु से क्या मतलब, संप्रभु से कहने का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सारे अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। कोई इसको कहेगा नहीं, यूएन इसको कहेगा नहीं कि आप ये करिए, आप कश्मीर पाकिस्तान को दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता है। सारे डिसीजंस हम खुद लेंगे, किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं हो सकता है, कोई हमको डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि ये करो ये नहीं करो हमारे देश को। तो इंडिया पूर्ण रूप से सोवरेन है, संप्रभु है, स्वतंत्र है। अगर कल को हमको पाकिस्तान पे हमला करना हुआ, पाकिस्तान पे हमला करके हम लोगों ने कुछ टेरिटरी उससे जीत लिया, तो वो टेरिटरी हम अपने में मिला सकते हैं। कोई देश ये नहीं कहेगा कि आपको नहीं मिलाना है या मिलाना है। हाँ, भले वो इस तरह से कर सकते हैं कि हमको आपके साथ ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया के साथ जो युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे देशों ने ये कर दिया कि हम रसिया के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रखेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा है रसिया को कि आपको यूक्रेन को वार करना है कि नहीं करना है, वो डिसीजन किसका है, रसिया का है। तो उसी तरह हमारा डिसीजन होगा, इंडिया का डिसीजन होगा, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो उसमें। तो आपको सोवरेन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। दूसरा वर्ड जो है ये सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड जो है साम्राज्यवाद, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो आप देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारा जो देश होगा ये पूर्ण रूप से जो है ऑटोक्रेटिक नहीं होगा बल्कि सोशलिस्ट होगा। यानी कि इसमें सोशलिस्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हमारा देश जो है ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि एक तो सोशलिस्ट होता है जैसे कि चाइना और रसिया में था पहले, कि सारी कंपनी जो है जितना भी प्रोडक्शन होगा, क्या क्या का प्रोडक्शन होगा वो सरकार करती थी, सारा चीज अच्छे से समझिए, और कितना प्रोडक्शन होगा, क्या कॉस्ट होगा, ये सारा चीज सरकार करती थी। यानी मार्केट जो था वो सरकार के नियंत्रण में था। और बहुत सारे ऐसे देश थे जिसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मार्केट पे छोड़ देते हैं, प्राइवेट होती है सारी चीजें, और जितना कितना प्रोडक्शन करना है, क्या कॉस्ट होगा, ये सब मार्केट के अनुसार से तय होता है। और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे रेलवे देख लीजिए आप, तो रेलवे में कोई भी प्राइवेट पार्टनर नहीं है। वैसे तो आजकल कुछ कुछ उसमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन ऐसे देखते हैं, एक समय में था जब आपका जो टेलीकम्युनिकेशन था जैसे कि बीएसएनएल, वो पूरी तरह से सरकारी था। और वहीं पे अभी देखेंगे आप तो मिक्स्ड है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट्स भी हैं। हेल्थ के सेक्टर में आप देखते हैं सरकारी आपका हॉस्पिटल भी मिल जाएगा और आपको प्राइवेट भी मिल जाएंगे। तो हमारा मिक्स्ड है। कुछ तो है जिसको सरकार ने अपने हाथों में रखा, जैसे न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को कोई प्राइवेट कंपनी तो अभी नहीं चला सकती है, कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना सकती है, तो पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में है। तो इसी का मतलब आप समझ जाइए, सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी आप ध्यान में रखेंगे इसमें।
इसके बाद अगला जो है वो है डेमोक्रेटिक, यानी हमारा देश जो है ये प्रजातंत्र है यहाँ पे। यानी इसका क्या मतलब हुआ, प्रजातंत्र होने का मतलब कि डेमोक्रेसी भी दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे जिसको भी पब्लिक ही शासन करती है। अगर कुछ भी लॉ बनाना है तो पब्लिक से पहले उससे ओपिनियन मांगा जाता है, रेफरेंडम किया जाता है और उनसे राय ली जाती है और उसी अनुसार से लॉ बनता है। और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमारे देश में है। जैसे कि हम लोग चुनते हैं अपना एमपी एमएलए चुनते हैं ना, आप लोग वोट देते हैं तो, और वो लोग जाके संविधान सभा में या फिर अभी तो पार्लियामेंट में वो लोग जाके हैं लॉ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लॉ नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग लॉ बनाने के लिए लोगों को चुन रहे हैं, एमपी एमएलए को चुन रहे हैं और वो हमारे बिहाफ पे जाके लॉ बनाते हैं। तो हमारा देश यही है, आपको डेमोक्रेटिक है। और दूसरा पॉइंट इसमें होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि चेक्स और बैलेंसेस होना चाहिए और जो भी सरकार है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके पावर लिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब मैंने पहले भी समझाया आपको। गणतंत्र का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो चुनकर जाएगा, वो लोगों के वोट के थ्रू जाएगा, ना कि आपका वो वंशवाद के हिसाब से जाएगा, यानी राजा। जैसे कि ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं, वहां पे जो है वो रिपब्लिक नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि वहां का जो रानी होती है, अभी तो रानी मरी है और अभी राजा बने, तो वो वंशानुगत है, उनके बेटा बनेंगे फिर आगे उनके बेटा, इस तरह से चलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है ये रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ का जो सबसे उच्च है पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति, वो भी चुन के जाएंगे, ना कि वंशानुगत। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी रिपब्लिक का मतलब। और सेक्युलर का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा, किसी एक धर्म को लेकर पक्षपात नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, मतलब कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब नेगेटिव कोनोटेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य और धर्म दोनों पृथक हैं, दोनों अलग अलग हैं। राज्य जो है वो, यानी सरकार जो गवर्नमेंट जो है, उसको कोई लेना देना नहीं है धर्म से, दोनों ही बिल्कुल अलग है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में धर्म और राज्य अलग नहीं है, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट है। जितने भी धर्म है देश में, सबको एक समान बढ़ावा दिया जाएगा, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है सेक्युलर का, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का। इसके अलावा जस्टिस होना चाहिए, सोशल और पॉलिटिकल, यानी कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको सोशली जो है समाज में आपको न्याय मिलना चाहिए। पब्लिक आपका पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि आपको जो भी है देश में, जैसे कि अभी कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई भी बन सकता है ना, ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है ना कि फलाना आदमी ही बनेगा, या कोई अमीर है, कोई राजघराने से है तो वो बनेगा, ऐसा कोई प्रिविलेजेस नहीं होगा। जस्टिस का मतलब है। वहीं पे लिबर्टी का मतलब है, मैंने पहले भी समझाया, स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ लिबर्टी से, मतलब कि आप जो भी सोचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन, जो भी आप किस पूजा करना चाहते हैं, ये सारी चीजें स्वतंत्रता है आपको करने की। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है ना। तो ये सारी बातें इसका मतलब है। उसके बाद इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी किसी तरह का स्पेशल प्रिविलेज ना हो, किसी को कोई विशेष ट्रीटमेंट ना दिया जाए, विशेष प्रकार से उनको किसी को भी ट्रीटमेंट ना दी जाए। इक्वालिटी का मतलब है कि सभी एक समान हो। और ये आप 14 से 18 आर्टिकल के बीच देखेंगे कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो लॉ के समक्ष हो, यानी कानून के सामने सब समान है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि धर्म, जाति, रंग, रेसेस, इसके अनुसार कहाँ जन्म लिया है, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो और 17 में आपका जो है अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। तो ये सारी बातें इक्वालिटी के लिए है कि किसी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, बल्कि सभी एक समान होंगे। फ्रेटर्निटी का जो मतलब है वो भाईचारा, बंधुत्ववाद से है। और आर्टिकल 51A में जो हमारा दिया गया है
यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी हम लोग बंधुत्ववाद को बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये फ्रेटर्निटी से। तो ये सब इस वर्ड्स जो हैं इसका मीनिंग आप समझ ले, क्योंकि आपका बीपीएससी में शायद इस तरह से वर्ड वाले नहीं क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन मेन आते थे वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यूपीएससी का आप एक एग्जाम देते हैं ना, तो आप बहुत बार हर बार देखेंगे, लगभग 1 साल 2 साल छोड़ के इस तरह से आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो जस्टिस है उसका मतलब क्या है, लिबर्टी है उसका मतलब क्या है, इक्वालिटी है उसका मीनिंग क्या है। ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको दिखेगा कि आया हुआ है। तो ये पूरा प्रियम्बल था, जो मेन क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए, और इससे बाहर आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आपको आशा है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।